हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के चैनल बी इंस्पायर में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटर डिसीजंस फ्यूअर रिग्रेट्स बाय एंडी स्टैनली बुक के बारे में। दोस्तों, पढ़ाई कभी कभी एक सिर्फ जिम्मेदारी लगती है, लेकिन किताब जब सही हो तो वो जिंदगी बदल सकती। यही हुआ आशीष के साथ। आशीष एक 32 साल का लड़का दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से थक चुका था। एक टिपिकल नौकरी, एक रूटीन जिंदगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस सुबह ऑफिस जाना, रात को घर आना और थक कर सो जाना। लेकिन अंदर से वो परेशान था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ कहीं खो गई है। उसके दोस्त अक्सर उसे समझाते थे, भाई कुछ चेंज कर, लाइफ को सीरियसली ले। लेकिन मनी आशीष हंसकर टाल देता था, अरे यार सब सही चल रहा है, चिल करो। वो अपनी बात को कन्वेंस करने के लिए इतना कॉन्फिडेंट दिखता कि सामने वाला भी मान जाता। लेकिन असल में आशीष खुद से कभी ऑनेस्ट नहीं था। एक दिन जब उसका मूड बहुत ऑफ था, उसने रैंडम अमेजन पे एक किताब ऑर्डर किया। उसका मूड बहुत ऑफ था तो उसने किताब ऑर्डर की। किताब का नाम था बेहतर निर्णय कम पछतावे, 5 प्रश्न जो आपको अगले कदम का निर्णय लेने में मदद करेंगे। मूव बाय एंडी स्टैनली। वो खुद नहीं समझ पाया कि उसने ये किताब क्यों मंगवाई। शायद खुद को फील गुड देने के लिए। जब किताब आई तो उसने उसे बेड साइड टेबल पर रख दिया। एक हफ्ते तक उसे टच भी नहीं किया, लेकिन फिर एक रात जब उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी और उसे लगा शायद यही सही टाइम। उसने किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। किताब के पहले ही चैप्टर में लिखा था, द इंट्रिगेटिव क्वेश्चन, एम आई बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। मनी आशीष ने इसे 3 बार पढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सिंपल लाइन में इतना वेट कैसे हो सकता है। फिर उसने पढ़ना जारी रखा। स्टैनली ने लिखा था कि सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देना हमारी लाइफ के बड़े डिसीजन को खराब कर देता है। दोस्तों, हम अक्सर वही बिलीव करते हैं जो हम बिलीव करना चाहते हैं, ना कि जो सच है। क्या मैं खुद से ईमानदार हूँ? ये सवाल अनकंफर्टेबल था, लेकिन आशीष को लगा कि ये सवाल उसकी पूरी लाइफ पर अप्लाई होता है। उस रात आशीष ने अपने पास्ट डिसीजन के बारे में सोचना शुरू किया। वो याद करने लगा कि कैसे उसने हर बार अपने दोस्तों, परिवार, यहाँ तक कि खुद को कन्विंस किया था कि वो सही है। जैसे जब उसने पहली अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा था, उसने सबसे कहा था वो समझती नहीं थी मुझे। लेकिन सच तो ये था कि वो खुद इनसिक्योर था। उसे डर था कि वो रिलेशनशिप कहीं उसे वल्नरेबल ना बना दे। जब उसने अपनी जॉब बदली थी तो सबसे कहा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, लेकिन सच ये था कि वो अपने टॉक्सिक बॉक्स से भाग रहा था। ग्रोथ उसके लिए सेकेंडरी थी। उसने किताब को बंद किया और अपनी नोटबुक उठाई। उसने लिखा, व्हाट एम आई लॉइंग टू माई सेल्फ अबाउट। ये सवाल इतना सिंपल था, लेकिन जवाब देना इतना मुश्किल। उसने अपनी पेन उठाई, लेकिन पन्ना खाली रहा। फिर उसने लिखा, मैं खुद से झूठ बोलता हूँ कि मैं ठीक हूँ। इतना लिखते ही उसे लगा जैसे उसका सीना हल्का हो गया हो। ये शायद पहली बार था जब उसने शायद खुद के सामने एडमिट किया कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगली सुबह उसने फिर किताब पढ़नी शुरू की। स्टैनली ने लिखा था कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही पेन डिसीजन को सही दिशा देता है। आशीष ने सोचा, क्या मैं रेडी हूँ सच से डील करने के लिए? उसने खुद से वादा किया कि वो हर डिसीजन लेने से पहले खुद से यही सवाल पूछेगा, एम आई बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक मिरर था। और उसे पहली बार लगा कि शायद वो अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। उसी दिन उसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे चॉइसेस को एनालाइज करना शुरू कर दिया। जब उसकी माँ ने पूछा उससे कि तू वीकेंड पर घर क्यों नहीं आया, तो उसने झूठ नहीं बोला। पहले कहता था काम बहुत है, लेकिन इस बार उसने कहा मुझे लगता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ। जब उसके दोस्त ने उससे पूछा तो इतना रिजेक्ट क्यों होता है, तो उसने कहा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाना चाहता हूँ। उसका ये ऑनेस्टी एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। और फिर एक दिन उसने महसूस किया कि ऑनेस्टी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भी जरूरी है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। हर बार जब वो खुद से सच बोलने की कोशिश करता तो एक डर सामने आ जाता,
ये डर उसे रोकता था, जैसे कोई इनविजिबल चीन उसे खींच रही है। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ एक क्वेश्चन से जिंदगी बदलने वाली नहीं है, उसे और गहराई में जाना होगा। उसने किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया। शायद आगे के लेसन उसे इस डर से लड़ने में मदद कर सके। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आशिक ने पहला लेसन खत्म किया था। अब वो ऑनेस्टी के सवाल को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सच बोलने से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। सच बोलना एक फाउंडेशन था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। किताब का अगला चैप्टर था द लेगेसी क्वेश्चन, व्हाट स्टोरी डू आई वांट टू टेल। मनी आशीष ने जैसे इस टाइटल को पढ़ा वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसने अपनी कॉपी का एसआईपी लिया और सोचा, स्टोरी, मेरी लाइफ की स्टोरी क्या है। उसने चैप्टर पढ़ना शुरू किया। स्टैनली लिखते हैं कि हर डिसीजन हमारी लाइफ की स्टोरी का एक हिस्सा बनता है। वो कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा या छोटा डिसीजन लेना हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो डिसीजन हमारी कहानी में कैसा दिखेगा। आशीष ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो अब चलिए समरी पर वापस चलते हैं। वो सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने और छोटे छोटे गोल्स अचीव करने में लगा रहता था, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लेगेसी, ये सब तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं थे। किताब के इस हिस्से को पढ़ने के बाद उसने अपनी नोटबुक फिर से खोली। उसने खुद से लिखा, व्हाट्स स्टोरी एम आई टेलिंग राइट नाउ। और जैसे ही उसने लिखा उसे याद आने लगा कि उसकी कहानी कितनी बेतरतीब है। कॉलेज के दिनों में जब उसके दोस्तों ने स्टार्टअप शुरू किया था तो वो भी उनके साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन उसने खुद को कन्विंस किया कि इम्पोर्टेंट है सिक्योर जॉब को चुना। और अब जब उन दोस्तों की सक्सेस देखता था तो उसे लगता था कि उसे शायद अपनी कहानी का सबसे एडवेंचरस चैप्टर मिस कर दिया। फिर उसे अपनी फैमिली याद आई। उसके पापा अक्सर उससे कहते थे, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारा नाम याद रखें। और आशीष हर बार हंसकर कहता, अरे पापा सब ठीक है, लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो शायद खुद को कन्विंस कर रहा था। उसने खुद से एक और सवाल पूछा, व्हाट स्टोरी डू आई वांट टू टेल अस। इस सवाल ने उसे अजीब सा अनकंफर्टेबल कर दिया। उसने कभी अपनी लाइफ को इतने आगे तक नहीं सोचा था। उस दिन शाम को उसने एक पार्क में जाकर वॉक की। वहां हर तरफ लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। कोई जॉब कर रहा था, कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और आशीष बस उन सबको ऑब्जर्व कर रहा था। उसे लगा, इनमें से हर किसी की एक स्टोरी है, मेरी क्या है। वो अपनी कहानी का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि हर अच्छी कहानी के 3 पार्ट्स होते हैं, एक अच्छा स्टार्ट, कुछ कॉन्फ्लेक्स और फिर एक मीनिंगफुल कंक्लूजन। उसने सोचा, क्या मेरी कहानी में मीनिंग है या बस एक बोरिंग जॉब और रैंडम एक्सक्यूजेज की सीरीज है। किताब में आगर स्टैनली ने लिखा था कि हमें निर्णय ऐसे लेने चाहिए जो हमारे मूल और इच्छित परिणामों के साथ संरेखित हो। आशीष को महसूस हुआ कि उसके निर्णय अक्सर अल्पकालिक सुविधा के लिए होते थे, ना कि किसी बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखकर। अब उसे एक्शन लेना था। उसने अपने छोटे छोटे डिसीजंस को लेगेसी पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। जब उसके दोस्त ने पूछा, तू वीकेंड्स पर नेटफ्लिक्स देखता रहता है, तुझे एंजाइटी क्यों नहीं होती, तो उसने पहले की तरह डिफेंसिव होने की बजाय उससे कहा, शायद तुम्हारी बात सही है, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। उसने वीकेंड पर एक राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन की। उसने सोचा, अगर मेरी कहानी में मीनिंग चाहिए तो मुझे इसे लिखना सीखना होगा। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस उससे किसी प्रोजेक्ट पर जल्दी डिसीजन लेने को कह रहा था। आशीष को लगा कि वह डिसीजन सही नहीं है, लेकिन बॉस के प्रेशर में उसने पहले कभी मना नहीं किया था। लेकिन इस बार उसने रुककर खुद से पूछा, क्या मैं ये डिसीजन अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहूंगा। उसने पोलाइटली मना कर दिया और सरप्राइजिंगली बॉस ने उसकी बात मानी। आशीष अब अपने हर छोटे बड़े चॉइसेस को अपनी कहानी के कॉन्टेक्स्ट में देखने लगा, लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं था। कुछ चॉइसेस बहुत चैलेंजिंग थी। एक बार उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल किया। वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अब वो कॉल उसकी जिंदगी में एक नया कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया। उसने सोचा,
अगर मैं उससे फिर से बात करना शुरू करता हूँ तो क्या ये मेरी कहानी को बेहतर बनाएगा या इसे और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा? उसने खुद से पूछा। What story do I want to tell about this story? और ये सवाल पूछने के बाद उसने धीरे धीरे उससे दूर रहने का फैसला किया। आशीष को अभी समझ आने लगा था कि डिसीजन सिर्फ एक्शंस नहीं है, बल्कि वो हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखते हैं, और अगर इस स्क्रिप्ट बोरिंग और मैसी लग रही है तो उसे चेंज करने का पूरा कंट्रोल हमारे पास है। लेकिन फिर भी कई सवाल थे जिनके जवाब उसको नहीं मिल रहे थे, जैसे क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और क्या मैं खुद को सिर्फ कन्विंस कर रहा हूँ कि चॉइसेस ले रहा हूँ। यहीं पर उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया। उसने सोचा शायद अगला सवाल मेरी इस उलझन का जवाब दे सके। आशीष की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। वो छोटे छोटे डिसीजंस को ज्यादा कॉन्शियसली लेने की कोशिश कर रहा था। एम आई बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, और क्या कहानी में सुनना चाहता हूँ, जैसे सवाल उसकी जिंदगी में गाइड पोस्ट की तरह काम करने लगे थे। लेकिन बदलाव की यह जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था, उसे एक पुराने दोस्त सिद्धार्थ का कॉल आया। सिद्धार्थ ने उसे बताया कि वो एक नया बिजनेस वेंचर शुरू कर रहा है और वो चाहता है कि आशीष उसमें इन्वेस्ट करे। आशीष को ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उसके अंदर एक हल्की सी अनईजी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना। उस रात आशीष ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का फैसला किया। चैप्टर का टाइटल था द कॉन्शियस क्वेश्चन, इज देयर अटेंशन दैट डिजर्व्स माय अटेंशन। आशीष ने इस लाइन को पढ़ा और तुरंत उसे अपनी करंट सिचुएशन याद आ गई। उसने सोचा, क्या मेरी एक हल्की सी अनीज का मतलब कुछ हो सकता है? स्टैनली ने चैप्टर में लिखा था कि जब भी किसी डिसीजन को लेकर टेंशन या डिस्कम्फर्ट हो, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये टेंशन हमारे कॉन्शियस यानी हमारी अंतरात्मा की आवाज हो सकती है। कई बार हम इस वॉइस को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जब हमें पॉज लेना चाहिए। मनीष आशीष ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा कि व्हाट डू यू फील अबाउट इन्वेस्टिंग इन सिद्धार्थ। बिजनेस में बहुत कुछ देर सोचता रहा। उसका ये नया माइंडसेट अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया था। लेकिन आशीष ने महसूस किया कि टेंशन को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। कई बार वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि वो ठीक है, लेकिन वो अंदर से जानता था कि कुछ सही नहीं है। एक वीकेंड पर आशीष अपनी माँ के घर गया। उसकी माँ ने कैजुअली पूछा, बेटा शादी का क्या सोचा है? आशीष ने टॉपिक बदलने की कोशिश की, लेकिन उस रात उसने इस सवाल पर गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि वो शादी के बारे में सोचने से बच रहा है, क्योंकि उसे कमिटमेंट को लेकर डर है। लेकिन क्या ये टेंशन उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? उसने खुद से वादा किया कि वो इस सवाल को ही एक्सप्लोर करेगा। अब आशीष को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में हर टेंशन एक कहानी का हिस्सा है, वो कहानी जिसे वो बेहतर बनाना चाहता है। उसने सोचा, अगर मैं इन छोटी छोटी टेंशन को ध्यान से सुनूं तो शायद मैं रिग्रेट से बच सकता हूँ। लेकिन उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी। किताब का एक और चैप्टर बाकी था और आशीष को लग रहा था कि उसमें उसे अपने अगले सवाल का जवाब मिल सकता है। आशीष के लिए जिंदगी अब धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही थी। हर लेसन ने उसे अपनी जिंदगी के डिसीजंस को बेहतर तरीके से समझने का एक नया नजरिया दिया। लेकिन उसे अब भी कई बार ऐसा लगता था कि हर सवाल का जवाब अकेले ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ। ये प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन एग्जीक्यूशन अनएथिकल तरीके से करना होगा। आशीष को लग रहा था कि इस काम को लेकर वो कंफर्टेबल नहीं है। उसने अपनी कॉन्शियंस की बात सुनी और खुद को इस काम से दूर रखने का फैसला किया। लेकिन अब उसके सामने एक और दुविधा थी। उसका मैनेजर बार बार उसे प्रेशर डाल रहा था। उसने आशीष से कहा, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे तो तुम्हारी प्रमोशन ऑलमोस्ट है और ये तुम्हारे करियर के लिए एक बड़ा मौका है। आशीष के अंदर टेंशन बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसी रात उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। चैप्टर का टाइटल था द कम्युनिटी क्वेश्चन, व्हाट वुड माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एडवाइज मी टू डू।
आशीष को लगा कि शायद यही सवाल उसके करंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। स्टैनली ने लिखा था कि डिसीजंस अक्सर सिर्फ हमारे बारे में नहीं होते, उनका असर हमारे रिलेशनशिप, सोशल स्टैंडिंग पर भी होता है। उन्होंने सलाह दी कि जब भी आप किसी मुश्किल डिसीजन में फंसे हों तो ट्रस्टेड फैमिली और फ्रेंड से सलाह लें। पर्सपेक्टिव शायद उस चीज को देख पाए जो आप खुद नहीं देख पा रहे हैं। आशीष ने चैप्टर पढ़ा और खुद से पूछा, अगर मैं इस सिचुएशन के बारे में अपने पापा से बात करूं तो वो क्या कहेंगे, या मेरे दोस्त राहुल से। उसे अपने पापा की याद आई। उनके वैल्यूज हमेशा ऑनेस्टी और एथिक्स पर आधारित रहे थे। आशीष को लगे कि अगर इस सिचुएशन के बारे में वो अपने पापा को बताएगा तो उनका जवाब साफ होगा, गलत काम से सक्सेस मत पाना। उसने तुरंत अपने पापा को कॉल किया और पापा ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, आशीष, प्रमोशन और पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तुम्हारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो तुम्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम इस डिसीजन के साथ आराम से जी पाओगे। आशीष को उनकी बात लॉजिकल लगी, लेकिन फिर भी उसे क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं मिली। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल से भी बात की। राहुल ने कहा, देख भाई, करियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम खुद को लूज करने लगो तो वह प्रमोशन तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में तुम्हें अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन रहना होगा। इन डिस्कशन से आशीष को कुछ राहत मिली। उसने महसूस किया कि डिसीजंस को कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखना उन्हें ज्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल बनाता है। अगले दिन आशीष ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी क्लोज कलीग नेहा से भी इस बारे में बात की। नेहा ने कहा, आशीष, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगे तो शायद तुम्हारे मैनेजर को बुरा लगे, लेकिन तुम उसे एक्सेप्ट करते हो और बाद में पछताते हो, तो क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा। आशीष को ये रियलाइज हुआ कि उसके आसपास के लोग उसकी सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देख पा रहे थे। हर कोई उसे वही बता रहा था जो उसकी कॉन्शियंस भी कह रही थी। उसने फाइनली प्रोजेक्ट को डिक्लाइन करने का फैसला किया। उसने अपने मैनेजर से कहा, मैं इस काम को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ जो एथिकली सही हो। हालांकि मैनेजर इनिशियली नाराज हुआ, लेकिन आशीष ने महसूस किया कि उसने सही डिसीजन लिया। इस प्रोसेस ने आशीष को सिखाया कि कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस कितना पावरफुल हो सकता है। उसने यह भी रियलाइज किया कि सही लोग चुनना कितना जरूरी है। अगर ऐसे लोगों से उसने सलाह ली होती जो सिर्फ उसे इमीडिएट रिवॉर्ड्स की तरफ धकेल देती तो शायद उसका डिसीजन अलग होता। आशीष अब अपने दूसरे डिसीजंस में भी कम्युनिटी क्वेश्चन का इस्तेमाल करने लगा। जब उसकी माँ ने उसे शादी के लिए एक लड़की से मिलने को कहा तो वो पहले अवॉइड करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे दोस्त राहुल और नेहा इस बारे में क्या कहेंगे। उसने उनसे इस बारे में बात की। दोनों ने उसे समझाया कि कम से कम बातचीत करके देखना चाहिए। आशीष ने उनकी बात मानी और लड़की से मिलने को तैयार हुआ। लड़की से मिलने के बाद आशीष को लगा कि बातचीत करना इतना बुरा नहीं था। उसने सीखा कि हर डिसीजन में दूसरों के पर्सपेक्टिव लेना खुद को सोच को वाइडन करता है, लेकिन कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ एक और चीज सामने, कभी कभी दूसरों की ओपिनियन आपके लिए सही नहीं हो सकती। आशीष ने सीखा कि एडवाइस लेना जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन आपको खुद ही लेना होता है। एक और सिचुएशन में आशीष ने अपनी सेविंग्स को एक रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा। उसने अपने दोस्त राहुल और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की। दोनों ने उसे इसकी रिस्क बताया, लेकिन आशीष का गट फीलिंग कुछ और कह रहा था। उसने उस इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया। बाद में जब म्यूचुअल फंड मार्केट क्रैश हुआ तो आशीष को पता चला कि उसने सही डिसीजन लिया। अब आशीष के लिए हर डिसीजन एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस बन चुका था। वो अपनी फैमिली और ट्रस्टेड फ्रेंड की सलाह को अपनी कॉन्शियंस के साथ बैलेंस करना सीख चुका था। उसने सीखा कम्युनिटी के साथ कंसल्ट करना डिसीजन को ज्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड बनाता है, लेकिन आशीष को यह भी पता था कि अब इसकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का मन बनाया, क्योंकि हर लेसन उसे अपनी जिंदगी के एक नए पर्सपेक्टिव से रूबरू करा रहा था। आशीष की जिंदगी में अब काफी बदलाव आ चुका था। किताब के हर नए चैप्टर ने उसे अपने डिसीजंस को एक नई रोशनी में देखने का मौका दिया था। उसने ऑनेस्टली, लेगेसी, कॉन्शियंस और कम्युनिटी जैसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढ लिया था। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि ये सब ठीक है, लेकिन कुछ और जरूरी सवाल भी है। क्या उसके डिसीजंस
उसके लिए ही अच्छी है, क्या वो दूसरों के लिए भी सही कर रहा है? एक दिन जब वो अपने ऑफिस की एक मीटिंग से बाहर निकला तो उसका फोन बजा। ये कॉल उसकी छोटी बहन साक्षी का था। उसने तुरंत फोन उठाया। भैया, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आशीष ने फोन पर उसकी आवाज में चिंता महसूस की। क्या हुआ साक्षी? भैया, मुझे लगता है मेरी शादी के लिए जो रिश्ता पापा ने तय किया है वो सही नहीं है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आशीष को समझ नहीं आया कि साक्षी ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। पापा ने हमेशा साक्षी की जिंदगी के बारे में फैसला किया था और वो हमेशा इस फैसले से सहमत रही है। लेकिन अब अचानक उसकी चिंता ने आशीष को गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने साक्षी से पूछा, तुम इस शादी के बारे में क्यों महसूस नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले से पीछे हट सकती हो? साक्षी ने जवाब दिया, भैया, मैं न समझती हूँ कि पापा का डिसीजन सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस शादी से मैं अपने आप को खो दूंगी। मैं इसे सिर्फ इसलिए मान लूंगी क्योंकि ये सही है या पापा चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे लगेगा कि मैं खुद से समझौता कर रही हूँ। आशीष के मन में एक हलचल सी हुई। उसे महसूस हुआ कि साक्षी को जो बात परेशान कर रही थी वो सिर्फ उसके परिवार के एक्सेप्टेशन नहीं थे, बल्कि उसे अपनी खुद की फीलिंग और डिजायर्स के बीच संतुलन बनाना था। ये सवाल अब उसके लिए नया था। व्हाट डज लव रिक्वायर ऑफ मी? वो किताब में वापस लौटा और उसे पढ़ने लगा। स्टैनली ने इस चैप्टर में ये सवाल पूछा था, व्हाट डज लव रिक्वायर्ड ऑफ मी? ये सवाल हमें अपने डिसीजंस में दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हम उनके भले के लिए काम करते हैं, ना कि सिर्फ अपनी इच्छाओं या फायदे के लिए। आशीष ने किताब में एक लाइन पढ़ी, प्यार अपने निर्णयों को सही साबित करने के लिए नहीं देखता, पर दूसरों के लिए बलिदान करने के लिए तरीका ढूंढता है। इस लाइन ने उसे झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसे अपनी बहन के मामले में वही करना चाहिए जो उसके लिए सही है, भले ही यह पापा की उम्मीदों के खिलाफ क्यों ना। उसने साक्षी से कहा, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी फीलिंग्स और डिजायर्स मायने रखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारा कहना बहुत जरूरी है। तुम अपनी आवाज उठाओ और पापा को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। साक्षी को पहले कुछ डर था, लेकिन आशीष की बातों ने उसे साहस दिया। उसने परिवार से बात की और धीरे धीरे पापा ने उसकी फीलिंग्स को समझा। पापा ने कहा, अगर तुम दोनों खुश नहीं हो तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशीष को समझ में आया कि प्यार सिर्फ परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे दूसरों तक भी फैलाना होगा। उसने देखा साक्षी का फैसला न केवल खुद को बल्कि पूरे परिवार को सिखाने वाला था कि हम अपने निर्णयों में दूसरों के भले को कैसे प्राथमिकता दे सकते। लेकिन अब आशीष को लगा कि अब उसे खुद अपने डिसीजंस में प्यार की भावना को और गहराई से समझने की जरूरत है। उसे ये महसूस हुआ कि उसके द्वारा किए गए कुछ डिसीजन सिर्फ अपनी आरामदायक स्थिति के लिए थे और उसने कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन पर उनका असर पड़ सकता था। एक दिन ऑफिस में उसके कलीग ने उसके पास आकर कहा, आशीष, तुमने जो डिसीजन लिया था पिछले महीने वो काफी अच्छा था, लेकिन क्या तुमने सोचा था कि वो डिसीजन पूरी टीम पर कितना असर डालता है? ये सवाल उसे चौंक गए। अब तक वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था, लेकिन उस एक सवाल ने उसे ये समझने की प्रेरणा दी कि किसी भी फैसले के लिए उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे यह भी याद आया जब उसने पिछले साल किसी और प्रोजेक्ट में अपने दोस्त राजेश के साथ काम किया था तो उसने उसे अकेला छोड़ दिया था क्योंकि वो प्रोजेक्ट उसे खुद करना आसान लगता था। राजेश ने उसे कई बार मदद के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। अब उसे समझ में आया कि प्यार और सहानुभूति का मतलब दूसरों के साथ अपने निर्णयों में सहयोग करना है। उसने राजेश से मिलकर माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि अगली बार वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने महसूस किया कि जब वो खुद को दूसरों की जगह रखकर देखता है तो उसको खुद की पर्सपेक्टिव भी बदल जाती। उसे समझ आया कि प्यार और एम्पैथी के साथ फैसले लेने से न सिर्फ उसका खुद का जीवन बेहतर होता है, बल्कि उसके फैसले दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद आशीष ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे अपने काम और पर्सनल लाइफ में भी यही अप्रोच अपनानी चाहिए?
उसने महसूस किया कि प्यार और सहानुभूति सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। अगर वो अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों के बारे में सोचता तो उसकी टीम भी और बेहतर काम करती। वह अपने कलीग से बातचीत करने और उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। इससे न सिर्फ उसके काम का माहौल बेहतर हुआ बल्कि उसके रिलेशनशिप भी मजबूत हुए। एक दिन जब वो अपने पुराने स्कूल में बच्चों को मोटिवेशनल टॉक देने गया, उसने वहां के एक बच्चे से पूछा, तुम लोग किसके लिए मेहनत करते हो? बच्चे ने जवाब दिया, हमारे माता पिता के लिए, ताकि वो हम पर गर्व कर सके। आशीष को ये सुनकर महसूस हुआ कि बच्चों का प्यार और सम्मान भी उतना ही जरूरी है। उसने सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं? आशीष ने अपने जीवन की डिसीजंस में प्यार को सबसे ऊपर रखा। अब वो महसूस करने लगा था कि प्यार हमें सिर्फ हमारे खुद के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और उसके सभी लोगों के भले के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। अब आशीष को ये समझ आ चुका था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे फैसले सही हो, तो हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि दूसरे लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं। यही वह समय था जब उसने अपनी जिंदगी के फैसलों में सच्चे प्यार और सहानुभूति को सबसे ऊपर रखा। आशीष की जिंदगी में अब एक नई दिशा आ चुकी थी। हर लेसन ने उसे कुछ और परफेक्ट किया था। किताब का हर सवाल, हर विचार उसे और ज्यादा सोचने, समझने और महसूस करने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह पहले से ज्यादा कॉन्शियस था कि उसके डिसीजंस अकेले के नहीं होते, बल्कि समाज, परिवार और उसके आसपास के लोगों के लिए भी मायने रखते। अब वो किसी भी डिसीजंस को लेने से पहले उसकी गहराई से सोचता, उसे अपने कॉन्शियस से परखता और फिर दूसरों के नजरियों को भी समझने की कोशिश करता। वो अक्सर सोचता है कि यह बदलाव कहाँ से शुरू हुआ था। क्या वह पहले की तरह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता रहता? क्या वह कभी किसी डिसीजन में दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचता था? किताब के हर चैप्टर ने उसे अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दुनिया को देखने का एक नया तरीका दिया। उसे अब ये समझ में आने लगा था कि प्यार और सहानुभूति के बिना कोई भी डिसीजन कभी पूरी तरह सही नहीं हो सकता। अब जब वो अपने दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर बातें करता, तो वह पहले की तुलना में ज्यादा ईमानदारी से अपनी बातों को साझा करता था। वह जानता था कि किसी भी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी और एम्पैथी सबसे जरूरी चीज होती है। अगर वह अपनी जिंदगी के फैसलों में यही मूल मंत्र अपनाता तो न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बेहतर होती, बल्कि उसके आसपास के लोग भी खुश रहते। एक दिन उसके पास एक कॉल आया। ये कॉल उसके पुराने दोस्त अमित का था। अमित ने बताया कि वह एक बड़ी समस्या में फंसा हुआ है। उसका एक बड़ा बिजनेस डील लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स अनएथिकल तरीके से काम कर रहे थे। अमित परेशान था और वो जानता था कि अगर वो इस डील को बंद करता है तो वह अपने करियर को बड़ा झटका देगा। आशीष ने तुरंत ही उसको समझाया, अमित, तुम्हारे फैसले से सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाली, ये उन लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करेगा जो तुमसे जुड़े हुए हो। अगर तुम अपने पार्टनर के साथ इस डील को आगे बढ़ाते हो तो सिर्फ तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी टीम और उनके परिवार भी इससे प्रभावित होंगे। क्या तुम के भले के बारे में सोच रहे हो? अमित कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम सही कह रहे हो आशीष, मैंने सिर्फ खुद के बारे में सोचा था। मुझे लगता है कि मैं अब इस डील को बंद कर दूं और अपना रास्ता अलग कर लूं। मनीष को महसूस हुआ कि कभी कभी सिर्फ किसी के साथ बैठकर और उसके विचारों को समझकर भी किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। यही उसने अपने सभी डिसीजंस में अपनाया था, प्यार, सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ। जब उसने अपनी बहन साक्षी से कहा था कि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले, तो उसने न केवल अपने परिवार के बारे में सोचा, बल्कि उसे यह भी समझ में आया कि प्यार का मतलब है दूसरों को उनके फैसले लेने का अधिकार देना। उसी तरह उसने खुद को भी सिखाया कि सही फैसले लेना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर वो अपने आसपास के लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। समय के साथ आशीष ने अपनी कंपनी में एक नई पहल की। वो टीम के सभी लोगों के साथ बैठ के करने लगा, उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट का टास्क को सही ढंग से पूरा करना है, तो उसे हर किसी की भावना और जरूरत को समझना होगा। अब वो नए तरीके से काम करने लगा, जहाँ हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती थी
और हर किसी के निर्णय को सम्मान दिया जाता था। एक दिन जब उसकी टीम ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा किया तो उसके साथियों ने उसकी सराहना की। ये सब जानते थे कि इस सक्सेस का कारण सिर्फ टीम का हार्ड वर्क नहीं था, बल्कि आशीष का अप्रोच था। उसे हर किसी की चिंता और दिल की बात सुननी आती थी। वह अपने आप को कभी भी ज्यादा बड़ा या जरूरी नहीं मानता था, बल्कि हर किसी की भूमिका को समान रूप से महत्व देता था। उसने महसूस किया कि जिंदगी के सबसे अच्छे फैसले वो होते हैं जब हम खुद से सवाल करते हैं, व्हाट डज लव रिक्वायर ऑफ मी। ये सवाल उसके लिए अब जिंदगी का मूल मंत्र बन चुका था। उसकी सोच और निर्णय अब केवल खुद के भले के बारे में नहीं थे, बल्कि उन लोगों के बारे में भी थे जिनकी जिंदगी पर उसके फैसले का असर होता था। कुछ समय बाद आशीष ने अपने जीवन के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए सोचता था जो उसके साथ जुड़े हुए थे। उसकी जिंदगी का हर फैसला अब जिम्मेदारी और प्यार के साथ लिया गया था। ये किताब बेटर डिसीजंस फीवर रिग्रेट्स उसके लिए अब सिर्फ एक गाइड बुक नहीं थी, बल्कि एक साथी बन चुकी थी। हर लेसन ने उसे जिंदगी के नए नजरिए से देखने का मौका दिया था। उसे यह सिखाया था कि सबसे अच्छे डिसीजंस वही होते हैं जहाँ प्यार